तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, अरुण आपको पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट 1 करवा दिए हैं डिटेल वीडियो। आज हम आपको पार्ट 2 करवाएंगे। तो पहले मैं बता देता हूं, जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं सभी के लिए। एमडीसी पेपर, ये जो पेपर है आपका, ये पेपर होगा 75 नंबर का। ठीक, पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उसमें इसका आंसर कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, ये पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, जिसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 15 मार्क्स हो गया। ये ग्रुप ए कहलाएगा। ठीक है, अब आता है ग्रुप बी, जिसमें 15 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। तो कितना हो जाता है, 15 चौका 60। ओके, अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना में लिखना होता है। 2 खड़ा पन्ना मतलब कि 4 पेज। एक खड़ा पन्ना में एक साइड इधर एक साइड इधर, दोनों साइड होता है। ठीक है, तो 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज होते हैं। और आपको मालूम है सिलेबस, सिलेबस को एक बार मैं बता देता हूँ। तो इसी को अभी पढ़ाऊँगा पार्ट 2। इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, यूनिट 2 आ जाता है, जिसमें आपको पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्सेस एंड रेमिडेशंस स्ट्रेटजीज। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, तो यूनिट 3 आ जाता है, इमर्जिंग वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। ये 3 यूनिट में बांटा गया है। ये यूनिट 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 का ऑलरेडी आपको अरुण कंप्लीट करवा चुके हैं पूरा का पूरा, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप और ये वाला। और अभी मैं पार्ट 2 करवाना वाला हूँ, स्वीट मतलब शॉर्ट क्विक रिविजन। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे शुरू हो जाता है हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट 2, क्विक रिवीजन। क्विक मतलब होता है जल्दी। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण क्या होता है, किसी भी चीज़ में जो मिलावट हो जाती है उसी को हम लोग प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, अनावश्यक चीज़ों का मिलावट ही प्रदूषण है। तो पर्यावरण प्रदूषण में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से प्रदूषण होता है। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक, ठीक, दवाइयों का रैपर, ठीक है, कचरा जो फैक्ट्रियों से बह के आता है, ये सब जहाँ जहाँ मिलता है, चाहे वह मिट्टी पे मिले, चाहे वह हवा पे मिले, चाहे वह पानी पे मिले, चाहे मिट्टी हवा पानी तीन ही जगह तो होता है ना फैलने का। मृदा प्रदूषण, ठीक, ज़मीन को खराब करेगा। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, यह क्या करता है, हवा को खराब कर देता है। तीसरा क्या है, पानी, वाटर को खराब करता है। तो तीन ही प्रकार का मुख्य रूप से प्रदूषण आप बताइएगा। चौथा एक पोल्यूशन होता है जो कि हमें शोर प्रदूषण कहते हैं, साउंड पोल्यूशन, जो कि आजकल के जो फैक्ट्रियों के जो साउंड आता है, चाहे गाड़ी घोड़ा का साउंड आता है, घोड़ा का नहीं मतलब गाड़ी का, ठीक है, तो ये भी एक प्रदूषण है, शोर प्रदूषण। और एक आजकल प्रदूषण हो गया है पर्यावरण। ये जो हमारा है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, ये हमारा बादल है, आसमान। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर बना है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। क्या बोलते हैं, ओजोन परत, ओजोन लेयर। ठीक है, ये ओजोन परत कहाँ पे है, समताप मंडल में। समताप मंडल कहाँ पे भैया, तो समताप मंडल जहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है। क्या उड़ता है, हवाई जहाज, एरोप्लेन जहाँ पे उड़ता है, इसको समताप मंडल बोलते हैं, जहाँ पे बादल वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे एक लेयर पाया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर, ओजोन परत। ये परत जो है आजकल क्या हो जा रहा है, कहीं कहीं पे छेद हो गया है, ये परत कहीं कहीं पे छेद हो गया है। और ये परत छेद क्यों होता है ये जान लीजिए। तो ये परत छेद होता है, जो हम लोग घर में फ्रिज रखते हैं, क्या रखते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इसके कारण ये छेद हो रहा है। ओजोन परत छेद का मुख्य कारण क्या है, रेफ्रिजरेटर। दूसरा क्या है, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जिसमें आप ठंडा पानी रखते हैं। दूसरा है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या होता है, आप लोग नहीं देखे होंगे, अमीर घर के होंगे तो देखे होंगे। अमीर घर के लोग सबसे बड़े एक वर्ड होता है, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब इस नज़रिए से कि वो ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं बाल को सुखाने के लिए, हेयर ड्रायर जिसको बोलते हैं, उससे और रेफ्रिजरेटर से वो जो गैस निकलता है ना, उसको, इस गैस को जो फ्रिज से पीछे साइड से गैस निकलता है जिसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और ये जो एयर कंडीशनर होता है बाल को सुखाने वाला, बाल को ड्राई करने वाला, उससे भी CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये गैस
जाता है ओजोन परत में और ओजोन परत को छेद करता है। तो छेद होने से क्या होगा, छेद होगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो परत है ना, यहाँ से परावैंगनिक विकिरण जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सूर्य से आता है परावैंगनिक विकिरण, अल्ट्रा अरे, ठीक है, ये आ जाता है पृथ्वी पर। अब ये पृथ्वी पे मान लीजिए एक आदमी है जिसके शरीर पे ये अल्ट्रा वायलेट रे पड़ गया, ये ओजोन परत छेद हुआ और ये सूर्य की रोशनी से जो परावैंगनिक विकिरण आ रहा है इसको यहाँ पे पड़ गया, मान लीजिए बॉडी पे, चमड़ा पे पड़ गया, मुंह पे, तो इसका मुंह जो है ना त्वचा कैंसर हो जाएगा, यहाँ पे स्किन कैंसर हो जाएगा। ये इतना खतरनाक होता है, ठीक है। बात को समझ गए, पॉल्यूशन को मैंने समझा दिया कि एक होता है जल प्रदूषण, ठीक, जल में जब अवांछित पदार्थ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं, कारण है फैक्ट्रियों का। दूसरा है वायु प्रदूषण, जब वायु में अवांछित पदार्थ, एक वर्ड याद कर लीजिएगा, अवांछित, अवांछित, जब वायु में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। जब जल में अवांछित पदार्थ मिलते हैं तो उसको बोलते हैं जल प्रदूषण। जब मिट्टी में अवांछित पदार्थ मिल जाता है तो उसको बोलते हैं मृदा प्रदूषण, ठीक है। ये 3 गो हो गया, और एक ओजोन परत वाला बता दिए, और एक साउंड पोल्यूशन। ये आपका 5 गो पोल्यूशन याद रखना है। कौन कौन, फिर से रिवीजन कीजिए, इसीलिए मैं इसको किया हूँ। आप मेरे साथ बाकायदे कीजिए, आधा घंटा आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण। प्रदूषण के प्रकार बताइए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ओजोन परत प्रदूषण, ठीक है, ओजोन क्षय, और 5वां क्या दीजिएगा, साउंड पोल्यूशन, साउंड, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो ये 5 गो प्रकार बताइएगा, काफ़ी है ना। पांचों पे आप चाहेंगे तो 2-2 पेज लिख सकते हैं, लेकिन उतना नहीं लिखना है, जितना ही लिखना, जितना पूछा जाएगा उतना ही। तो प्रदूषण क्या है, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ने का ही नाम प्रदूषण है। यह वायु, जल, मृदा, सौर विकिरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन परत, और साउंड प्रदूषण को प्रभावित करती है। इसमें मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होता है, जीव जंतुओं के भी स्वास्थ्य खराब होते हैं, और पौधे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये पेपर इसलिए नहीं रखा गया ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, नहीं, ये पेपर इसलिए रखा गया ताकि आप जागरूक हो सकें, ठीक है, पढ़ें और समझें और प्रदूषण कम फैलाएं वातावरण में, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा आपको बीच बीच में, आपको वो मानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरे लिए भी, और आने वाले आपके फ्यूचर जनरेशन बेटा बेटी के लिए भी। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए, प्रदूषण का प्रकार है सबसे पहला एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, ठीक। वायु प्रदूषण में वायु में धूल, धुआं, बिसौली गैस की अधिकतम हो जाती है, ठीक है, इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या है वायु प्रदूषण होने का, तो वाहन उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम का दहन, ये आपका वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अब इसमें क्या की बीमारी हो सकता है, अस्थमा, अस्थमा जैसे कि हाँफने लगता है व्यक्ति ऐसा हाँफने लगता है, ठीक है। फेफड़ों की बीमारी जैसे उसको लंग्स कैंसर हो सकता है। और क्या हो सकता है, ज़्यादा अगर आप वायु प्रदूषण में रहेंगे तो आपको एलर्जी हो सकता है, ठीक है। जलवायु में जैसे ही परिवर्तन होगा आप छींकने लगेंगे, पूरा एकदम छींक 10 बार, 12 बार, 15 बार छींकते रहेंगे, ठीक है। एलर्जी हो सकता है, आप में से किसी को हुआ होगा एलर्जी, राइनाइटिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। जब भी मौसम बदलेगा पूरा छींक उसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, एलर्जी, ठीक है। अस्थमा, निमोनिया, ये सब आपका वायु प्रदूषण से होता है। और एक होता है बहुत रेयर होता है वो किसी किसी को, ठीक है, ये क्या जो डिजीज बोलते हैं यार उसको, जिसमें ब्लड में क्लॉटिंग आने लगता है, ठीक है। चलिए, वायु प्रदूषण के बाद आता है हमारा जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। जल स्रोत में जो रासायनिक पदार्थ होता है उसको मिलने से जल प्रदूषण होता है, ठीक है। मुख्य स्रोत क्या है, घरेलू सीवेज, औद्योगिक कचरा, कृषि रसायन, ठीक है। सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो उद्योग का कचरा। दूसरा क्या हो दीजिएगा, घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज में क्या, शहर में जितना भी लोग रहता है उसका नाली का सारा कचरा क्या कर देता है, तालाब, नदी के जो मार्ग होता है उसमें बहा देता है। मैं रांची में रहता हूँ, रांची में एक नदी है हमारा, ठीक, हरमू नदी उसको बोलते हैं, ठीक। हरमू नदी को मालूम है, आदमी ना नाली बना दे हैं, नाली, ठीक है वहाँ पे केवल कचरा बहता है। इवन जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी को भी कचरा बहाने का रास्ता बना दिया गया है। स्वर्ण रेखा नदी रांची में है,
एक है जुमार पुल, जुमार नदी है जुमार, ठीक है, वहाँ पर भी कचरा केवल बह रहा है। मतलब हम रांची में जितना नदी देखें सब में कचरा ही बह रहा है यार, ठीक है। तो ये शहर का कचरा भी दूसरा बड़ा कारण है, ठीक है, जिसमें आपका प्लास्टिक सबसे ज़्यादा रहता है। ओके। अब क्या हो जाता है जल प्रदूषण होने से? जल प्रदूषण होने से जल जनित रोग होता है। जैसे बताइए भैया, यहाँ पे तो नहीं बताया। जलीय जीवों की मृत्यु होती है, जैसे मछली हो गया, सांप हो गया, मेंढक हो गया, ठीक है। और कौन कौन सा बीमारी होता है जल से? तो गंदा पानी से होता है सबसे पहला बीमारी टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार भी बोलते हैं या मोती झर्रा भी बोलते हैं, ठीक। मुझे ये टाइफाइड 4 बार हो चुका है। और जितना बार आता है ना, 1 महीना, एक बार टाइफाइड आया तो आपको 1 से 1.5 महीना ले लेगा, ठीक है। एकदम अजीब लगेगा यार, क्या बताएं, माथा दर्द पागल जैसा। और एक बार टाइफाइड हो गया ना तो आपका लीवर कमज़ोर हो जाएगा। जब आपको टाइफाइड से छुटकारा चाहिए तो आपको फिर इम्यूनिटी बूस्ट करना होगा, ठीक है। तो टाइफाइड बहुत ख़राब चीज़ है। दूसरा होता है हैजा, ठीक है, जिसमें बॉडी में छोटे छोटे चकत्ते हो जाते हैं। अब आ जाता है सोइल प्रदूषण, जिसको बोलते हैं मृदा प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण जान लिए, जल प्रदूषण जान लिए, अब आता है मृदा प्रदूषण। मिट्टी में विषैले रसायन और कचड़े का जमा होना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है मालूम है? जो हम लोग आजकल रसायन का प्रयोग करते हैं ना, साल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। अगर आप खेती बाड़ी किए होंगे तो आपको मालूम होगा, साल्फेट होता है, फॉस्फेट होता है, यूरिया होता है, डीएपी होता है। ये सब क्या कर रहा है? भूमि को प्रदूषण फैला रहा है, ठीक है। तो मिट्टी में विषैले रसायन के कचड़े जमा होने से मृदा प्रदूषण होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? कीटनाशक, उर्वरक और प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहले खेत में हम लोग गोबर डिंग बनाते थे, गोबर डिंग, ठीक है। हो सकता है आप लोग नहीं बनाते होंगे, लेकिन हम लोग तो गोबर डिंग बनाते थे। और खेत में जैसे खोदते थे ना, तो बहुत, जैसे मिट कुदाल लेके खोदें, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारा केंचुआ निकलता था। लेकिन आजकल जो है ना, धीरे धीरे केंचुआ की संख्या कम हो गई। केंचुआ की संख्या कम हो गई मतलब कि वह मिट्टी सही नहीं है। केंचुआ जिस मिट्टी में रहेगा वह मिट्टी सही है, मतलब वह मिट्टी उर्वरता से भरा हुआ है, ठीक है। और जिस मिट्टी में केंचुआ, जिसको हम लोग जोंगटी बोलते हैं, अगर नहीं निकला यानी कि वह मिट्टी खराब है, ठीक है, उसमें उर्वरता की कमी है। ये सब आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रभाव क्या पड़ता है? मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है और मिट्टी में जो जीव रहते हैं उसकी नाश हो जाता है, जैसे केंचुआ, ठीक है। केंचुआ को कृषक मित्र भी कहा जाता है, किसानों का मित्र भी कहा जाता है केंचुआ को। आपको मालूम है, क्लास 8 में अगर आप पढ़े होंगे, मालूम नहीं, अब मैंने तो पढ़ा था यार, ठीक है। मित्र और शत्रु सूक्ष्म जीव, क्लास 8 में एक टॉपिक था, मित्र और शत्रु सूक्ष्म जीव, आपको याद है? चलिए, मैंने 8वीं क्लास कब दिया था? मैंने दिया था 8वीं क्लास 2015 में दिया, नहीं यार, हाँ 15 में दिया था, 14-15 में। एनवायरमेंट सेगमेंट, पर्यावरण के मुख्य घटक। वायु, सबसे पहला किया जाता है वायु। तो वायु पृथ्वी के चारों ओर, जो हमारा चारों ओर का वातावरण है, चारों ओर फैली गैसों के परत को वायु कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की जो परत है, आवरण है, इसी को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घिरे वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। यह श्वसन और जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक है। किसके लिए? श्वसन, सांस लेने के लिए, और जलवायु को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। ओके। अब आ जाता है वाटर। वाटर यानी कि जल। तो जल, आपको मालूम है, जल जीवन का आधार है। जल है तो जीवन है, जीवन है तो जल है, ऐसा बहुत सारा कहा है। जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है। आपको मालूम है कि मात्र 1/3 भाग ही पृथ्वी का क्या है? पानी है, सॉरी जमीन है, माफ कीजिएगा। क्लास लेते टाइम ना, मालूम नहीं, मुझे जमा ही आने लगता है यार 10 मिनट बोलने से। तो क्या है, 1/3 भाग जमीन है और 3 भाग क्या है आपका? पानी है, ठीक है, हमारे पृथ्वी का। इसका उपयोग पीने के पानी, कृषि और उद्योग के लिए किया जाता है। परंतु आपको मालूम है, मैक्सिमम जो हमारा पानी है उसमें से बहुत सारा भाग अभी भी पत्थर जैसा बर्फ बन के है अंटार्कटिका में। सोइल, मृदा क्या है? तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें पौधे उगते हैं, हम लोग घर बनाते हैं, रहते हैं, ठीक है। यह खाद्य
उत्पादन परिस्थितियाँ संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। खेती वगैरह सारा पृथ्वी की ऊपरी परत, आपको मालूम है पृथ्वी का हमको ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है डीप, ये ऊपरी परत है, इसको बोलते हैं भूपट्टी। हालांकि अंदर में भी होता है सियाल, सीमा, नीफे। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आपको पढ़े होंगे सियाल होता है ऊपर में, फिर सीमा होता है, फिर नीफे होता है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग नहीं जानना है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है जिसको क्रस्ट बोलते हैं या भूपट्टी बोलते हैं, ठीक है, यह मृदा प्रदूषण का काम यहीं पे होता है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषकों का वर्गीकरण। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये क्या होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट? प्राथमिक प्रदूषक, वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से वातावरण में निकलते हैं। ठीक है, वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से वातावरण में निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैस हैं प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं, जो कि डायरेक्ट वायुमंडल पे अटैक करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अटैक करते हैं जब वायुमंडल के, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक, वे प्रदूषक जो वातावरण में रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं। ठीक है, जैसे ओजोन। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये डायरेक्टली नहीं बनते हैं, ये इनडायरेक्टली बनते हैं। जब दो आपस में रिएक्शन करते हैं दो केमिकल, तब जाके ये आपका हानिकारक केमिकल बनता है, जिसको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वॉर करते हैं। ठीक है, जैसे कि चीनी। चीनी क्या है? वो आपको डायरेक्टली बॉडी को हार्मफुल नहीं पहुंचाता है, लेकिन धीरे 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 चीनी आपके बॉडी को हार्मफुल पहुंचाता है। लॉन्ग टर्म में आपको जाके शुगर हो जाएगा, इसलिए चीनी खाना बंद कर दीजिए। एक औसत व्यक्ति जो है अपने पूरे जीवन काल में 1 बोरा से ज़्यादा चीनी खा जाता है। अब सोचिए, जो व्यक्ति 1 बोरा चीनी खा जाएगा पूरे जीवन काल में, शुगर होना लाजमी है। ठीक है, डाइजेस्ट उसका जो पाचन तंत्र है वो खराब हो ही जाएगा। चीनी मत खाइए, जब भी खाना रहेगा गुड़ खाइए। गुड़, गुड़ भारतीय है, देसी है। चीनी अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया है। डिपेंड आप पे करता है आप क्या खाते हैं। मैंने चीनी खाना छोड़ दिया है। ठीक है, मैं चाय भी बनाता हूँ ना, चाय कभी कभार अगर पीता हूँ तो गुड़ का चाय पीता हूँ। ठीक है, चलिए और एक चीज़ बता देता हूँ, मुर्गा मत खाइएगा। ये जो पोल्ट्री फार्म का मुर्गा है मत खाइए। चिकन जिसको बोलते हैं, चिकन मुर्गा मत खाइए। पोल्ट्री का खाना है तो देसी खाओ यार। ठीक है, कभी कभार खाइए, वो भी देसी। चिकन मत खाइए। चिकन खाने से क्या होता है, अगर आप चिकन खाते हैं तो इस बात को समझिए, जो पहले पीरियड्स होता था गर्ल्स में, वो कितने एज में होता है शुरू? 12 में। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ तो एक टीचर होने के नाते मुझे ये सारी चीज़ें बतानी होंगी खुल के। ठीक है, तो 12th एज में 12 साल में इनका शुरू होता है पीरियड्स। बट आज के केस में क्या हो रहा है कि चिकन खाने से ये जो एज है 9-10 साल में भी आ जा रहा है। अब सोचिए 9-10 साल की एक बच्ची, ठीक है, उसको ये पीरियड्स आना, तो ये तो हमारे बॉडी को हार्मफुल पहुंचाएगा। इसका रीज़न क्या है? रिसर्च के अकॉर्डिंग तो पता चला गया कि फास्ट फूड, और सबसे बड़ा रीज़न है आपका ये चिकन। ठीक है, चिकन मत खाइए, चिकन। ठीक है, चिकन लिख दिया, तो चिकन मत खाइए। आप बोलिएगा मैं खाऊंगा, लड़की नहीं खाएगी। लड़का तो खा सकता है, बिल्कुल नहीं खा सकता है। आप खाएंगे जैसे बॉयज़ जो खाता है, अगर मान लीजिए कोई बॉयज़ चिकन खाता है, ठीक है, लड़का खाया, तो जो बच्चा होता है केवल माँ के गर्भ से होता है, लेकिन उसमें बॉयज़ का स्पर्म भी जाता है। सो वो जेनेटिक्स भी जाता है। मतलब कि आप बॉयज़ खाएगा या गर्ल्स खाएगी, या फिर आपका होने वाला बच्चा खाएगा, इनडायरेक्टली वो हार्मफुल करेगा। जैसे कि द्वितीयक प्रदूषण हानि पहुंचाते हैं, उसी तरह से हार्मफुल पहुंचाएगा। आज आप किसी लड़की को छेड़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए, और हो सकता है आप में से बहुत का गर्लफ्रेंड भी होगा, बहुत का बॉयफ्रेंड भी होगा। आज आपका बॉयफ्रेंड है, आज आपका गर्लफ्रेंड है, ठीक, आज आप बात कर रहे हैं अपने माता पिता से छिपा के, ठीक, कल दिन आपका जो बच्चा होगा वो भी ऐसा करेगा। क्यों करेगा ऐसा? आप आज किसी के साथ वैसा कर रहे हैं, आपका बच्चा करेगा। ऐसा नहीं कि वो नैतिक है, नहीं, इसलिए क्योंकि वो जो आपका जेनेटिक्स है वो उस पर भी जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को गौर करके आपको अपना फ्यूचर जो भी कर रहे हैं स्टेप, इस सोच समझ को लीजिएगा। फिर मत बोलिएगा अपना बेटा बेटी को कि तुम ऐसा कर रही हो, ऐसा कर रही हो। नहीं, कल दिन आप करके गए हैं, इसलिए ऐसा आप कर रहे हैं, और आपके माता पिता भी ऐसा करके चुके हैं आप इस एज में, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको फिर थोड़ा सा संभलना होगा। चलिए, मैं सभी चीज़ें खुल के बता दे रहा हूँ, भले आपको बुरा लगे अच्छा लगे।
ठीक है, डजेंट मैटर फॉर मी। अब आ जाता है द्वितीयक प्रदूषक की तरह। मैंने एक एग्जांपल देके बताया ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ना। ठीक है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आजकल जितना गाड़ी हो रहा है, ये सब गाड़ी से धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस का कारण बन रहे हैं। ये गैस क्या करते हैं? पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देते हैं। पृथ्वी के तापमान बढ़ना जरूरी है, लेकिन एक हद तक। उससे ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। फिर क्या होगा? वैश्विक ताप में वृद्धि होगी, जलवायु परिवर्तन होगा, और धीरे धीरे जो हमारा अंटार्कटिका वाला बर्फ है वो पिघलने लगेगा, पिघलना शुरू हो गया है। और जो समुद्र के किनारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे डूब जाएंगे। ठीक है, समुद्र के किनारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि आप देखे होंगे समुद्र के किनारे वाले देश। मान लीजिए समुद्र के किनारे का देश है, देखिए यहाँ पे एक कवरती है। ठीक, कवरती क्या है? तो एक द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, कवरती, ये डूब जाएगा। ठीक, और भी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, और छोटा छोटा द्वीप है, इंदिरा पॉइंट डूब जाएगा, इधर का अंडमान निकोबार, ये सब डूब जाएगा, सब भारत का है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं वर्ल्ड मैप दिखा रहा हूँ। वर्ल्ड मैप में देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो द्वीप हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये बूंदा बूंदू जो दिख रहा है आपको, ये सारे डूब जाएंगे। क्या? और किससे? ग्रीन हाउस गैस से। जो मॉरिशस है, ये देख रहे हैं मॉरिशस, ये मॉरिशस डूब जाएगा। ठीक है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। ये दिल्ली है, दिल्ली डूब जाएगा। तो ये छोटे छोटे देशों पे क्या हो जाएगा? डूब जाएंगे, बर्फ पिघलेगा। ये अंटार्कटिका अगर पिघल गया, ये जो बर्फ हुआ है अंटार्कटिका, ये पिघल गया तो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे देश डूब जाएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मैंने इफेक्ट बताया। अब आ जाता है यूट्रोफिकेशन क्या है? यह यूट्रोफिकेशन क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूट्रोफिकेशन, आपने देखा है कभी कभी जल में सवाल आ जाता है, सवाल जिसको कांय बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, कांय, हरा हरा टाइप से। जब हम लोग तालाब में नहाने जाते थे तो सवाल को पहले हाथ से साइड करते थे, उसके बाद नहाते थे। ठीक है, ये सवाल क्या करता है? जब जल में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, ठीक, पोषक तत्वों की कमी नहीं, अधिकता, जब जल में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो उसके कारण शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। शैवाल जो कि एक प्रकार का, क्या बोलेंगे, एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, एक प्रकार का पौधा है, ये बढ़ जाता है, और ये जब बढ़ जाता है तो ये ऑक्सीजन को खींच लेता है, जल से, पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। आपको मालूम है H2O, ठीक, हाइड्रोजन ऑक्साइड से हमारा जल बना है। ये ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके हमारा क्या बनाते हैं? तो हमारा बनाते हैं ये जल। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जल को खींच लिया। कौन खींच लिया? ये खींच लेता है हमारा शैवाल। अब क्या बच जाता है? केवल H2 बच जाता है, ऑक्सीजन शैवाल खा गया। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके कारण परिणाम स्वरूप जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है, जैसे कि मछली मर सकता है, केकड़ा मर सकता है, सांप वगैरह मर सकते हैं। ठीक है, और आप जिस पानी में नहाएंगे ठीक है, उस पानी में हो सकता है खुजली भी हो जाए। ओके, तो शैवाल जब बढ़ जाता है पानी में, इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, कि शैवालों की वृद्धि, जब जल में पोषक तत्वों की अधिकता होती है उसके कारण शैवाल आ जाता है, कांय बढ़ जाता है, उसके कारण इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक, और ऑक्सीजन को शैवाल खा जाता है। ठीक है, और उसके कारण फिर जलीय जीवों के संकट आ जाता है। अब जाता है अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए 25 मिनट हो गया है, 20 मिनट पे आपको ब्रेक लेना है 5 मिनट का, फिर आप घूम फिर के आइए, उसके बाद फिर क्लास करेंगे। ठीक है, प्रत्येक 20 मिनट पे आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आँख लगातार 20 मिनट से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? यानी कि कचरा का प्रबंधन करना। अपशिष्ट मतलब होता है कचरा। ठीक है, तो कचड़े के संग्रह, एक जगह इकट्ठा कीजिए कचरा को, फिर उसका गाड़ी से लाद कर, ठीक है, पुनर्चक्रण मतलब फिर से उपयोग लायक बनाना, निपटारा करना, और अगर पुनः उपयोग लायक करने लायक नहीं है तो उसको क्या कर देना? जला देना, या फिर जला दीजिए, चाहे मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए, चाहे उसका कुछ ना कुछ उपयोग कीजिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपशिष्ट प्रबंधन। मतलब
जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो उस कचरे को फिर से उपयोग करने लायक बनाना या फिर उसका निपटारा करना ही वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो उसको गाड़ी में लादना, फिर उसको जहाँ कंपनी है कंपनी ले जाना, उसको दोबारा उपयोग करने लायक बनाना या फिर उसका प्रबंधन कर देना, इसी को वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण को बचाना हमारा इसका उद्देश्य है। ठीक है, कचरा कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो देखिए पहला एक आ जाता है हमारा जैविक अपघटनीय कचरा। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये क्या होता है? जैविक जैविक देखिए पूरे विश्व में दो ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक जैविक मतलब जीवित, ठीक, दूसरा निर्जीव। एक जीवित, दूसरा निर्जीव। पर्यावरण में दो ही प्रकार के पूरे विश्व में, पूरे के पूरे पृथ्वी में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में मात्र दो ही प्रकार के तत्व हैं, एक जीवन जिसमें है, दूसरा जिसमें जीवन नहीं है। जैसे कि लैपटॉप, आप जो मोबाइल देख रहे हैं उसमें जीवन नहीं है, हम में जीवन है। पालक जीवन है, ठीक है, टीवी जीवन नहीं है। एवरीथिंग, दो ही चीज़ होगा, या तो उसमें जीवन रहेगा या फिर उसमें जीवन नहीं रहेगा। ठीक है, तो कचरा भी दो प्रकार का है, एक जिसमें जीवन पाया जाता है, दूसरा जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, पहला क्या है? जैविक कचरा बोल सकते हैं आप डायरेक्टली, या जैविक अपघटनीय कचरा। ऐसा कचरा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीव जिसको कचरा को निपटारा कर देते हैं उसको जैविक कचरा कहते हैं। जैसे भोजन का अवशोषण, पत्तियों का अवशोषण, जो आप खेत में जाके सोच करते हैं वो सोच का अवशोषण, ये सब कौन करता है? जीव करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। वो उसको क्या कर देते हैं? पर्यावरण के संतुलन करने लायक बना देते हैं। ठीक है, मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो उसको मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी बना देते हैं। ठीक है, तो एक कचरा है वो जो पर्यावरण में घुल मिल जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, लकड़ी, ठीक, ये सब हो गया आपका जैविक कचरा। और एक होता है अजैविक कचरा जिसका सूक्ष्मजीव कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जैसे प्लास्टिक, सूक्ष्मजीव उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, एक क्या बोलते हैं वो होता ना, तो मज़ा आ जाता पढ़ाने में, डिजिटल बोर्ड ना। एक होता है अजैविक कचरा, अजैविक कचरा जिसको सूक्ष्मजीव नहीं मार सकता, ऐसा कचरा जो आसानी से विघटित नहीं होता है, सूक्ष्मजीव नहीं मार सकते, जैसे प्लास्टिक, ठीक, धातु हो गया कोई लोहा वगैरह, उसको सूक्ष्मजीव नहीं मार पाएगा, बहुत प्रयास करता है मारने का लेकिन नहीं मार पाता है। ठीक है, तो उसको फिर क्या करना होगा? उसका दोबारा उपयोग कीजिए। ठीक है, रिसाइकल कीजिए, रीयूज कीजिए। नेक्स्ट अगला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरण ऊर्जा। दो प्रकार का ऊर्जा होता है, एक नवीकरण, एक होता है गैर नवीकरण। नवीकरण ऊर्जा जिसका हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय, जिसका हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे, एक बार उपयोग करें और वो ख़त्म, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग एक ही बार करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल डालेंगे, जल के ख़त्म हो गया, धुआं निकल गया, ख़त्म। ठीक है, दोबारा उपयोग कर पाए नहीं। ठीक है, तो पेट्रोल ये सब चीज़ क्या है? नवीकरणीय, जिस सॉरी अनवीकरणीय है। और नवीकरणीय कौन है? जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, जैसे पानी, पानी पिए आप, ठीक, पेट में गया, फिर टॉयलेट किए, फिर वो कहाँ गया? ज़मीन पे गया, फिर से वो फिल्टर होके आएगा आप ही के पास। तो पानी एक नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से प्राप्त होने वाला जो ऊर्जा है वो सूर्य का प्रकाश है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा। और एक चीज़ जान लीजिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, पानी भी कभी ख़त्म नहीं होगा, ना सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म होगा। ठीक है, मिट्टी भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, मिट्टी भी कभी ख़त्म नहीं होगा। यह स्वच्छ और असीमित ऊर्जा होता है। ठीक है, अब आ जाता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी कि हवा, हवा कभी ख़त्म होगा? दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होगा। हवा की गति से उत्पन्न ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है, देखे होंगे बहुत जगह पवन चक्की चलाया जाता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। और पवन चक्की का स्पीड 27 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर की स्पीड से होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर, तभी आपका जो है पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होगा। अगला जाता है वायु ऊर्जा। ये वायु ऊर्जा क्या होता है?
जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को बायो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बायोगैस एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अब आ जाता है यूनिट 2, जिसमें आपको क्या पढ़ना है पॉल्यूशन एंड नेचुरल सोर्स एंड रेमेडीज स्ट्रेटजीज। ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्स, नेचुरल मतलब प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, चलिए पॉल्यूशन प्रदूषण ऑफ नेचुरल सोर्स यानी कि प्राकृतिक स्रोतों का प्रदूषण। ठीक, रेमिडिएशन जानना है, स्ट्रेटजीज जानने हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राथमिक प्रदूषण क्या कहलाते हैं? ये कौन होते हैं? जो पर्यावरण को डायरेक्टली हार्म करते हैं, जो पर्यावरण को डायरेक्टली क्षति पहुंचाते हैं, डायरेक्टली प्रदूषण करते हैं। ठीक है, वे प्रदूषण जो सीधे तौर पे या डायरेक्टली, लिखिएगा, जो प्रदूषण जो तत्व पर्यावरण को सीधे तौर पे नुकसान पहुंचाता है उसको प्राथमिक प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषण जैसे गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस हो गया ये सब। नेक्स्ट, मुख्य स्रोत क्या है? तो वाहन का धुआं, उद्योग, जीवाश्म ईंधन का दहन, ये सब आपका प्राथमिक प्रदूषण के कारण है। दूसरा आ जाता है द्वितीयक प्रदूषण, सेकेंडरी सोर्स। ये क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये प्रदूषक सीधे नहीं निकलते बल्कि वातावरण में रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था। ठीक है, ओजोन हो गया। ठीक, और क्या है? फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया। ओजोन परत वाला मैंने बताया था, सबसे पहले गैस निकला, रेफ्रिजरेटर चलाए, फिर गैस निकला CFC, फिर वो ओजोन परत को क्षय किया, फिर जाके जो ओजोन परत क्षय हुआ उससे अल्ट्रावायलेट रे आया आपके बॉडी पे। ठीक है, ये अक्सर प्राथमिक प्रदूषकों से अधिक खतरनाक होते हैं। देखिए, जो धीमा जहर होता है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो शुगर होता है, चीनी धीरे धीरे खाएंगे तो वो लॉन्ग टाइम में जाके शुगर हो जाएगा। बोल, अब बताओ, शुगर होना बड़ी बात है या किसी का हाथ टूटना? हाँ बोलिएगा, सिंपल से बात है यार, हाथ टूटेगा तो 1 महीना में ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक बार शुगर हो गया तो लाइफ टाइम तब कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो द्वितीयक प्रदूषक होता है ना, ठीक है, वो बहुत खतरनाक होता है। ओके, ओजोन का सूत्र O3 होता है, इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं और ये समताप मंडल में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, और इसको कौन सा गैस हानि पहुंचाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। आगे देख लेते हैं, अगला जाता है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का प्रभाव। तो मनुष्य का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का रोग, ब्रोंकाइटिस को एलर्जी बोलते हैं, छींकने लगिएगा बार बार। पर्यावरण पर प्रभाव, अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन होता है। ठीक, और जलवायु परिवर्तन होने लगता है, गर्मी के दिन में पानी, और गर्मी के दिन में और ज़्यादा गर्मी देगा। ठीक है, ठंडा के दिन में उतना ठंडा नहीं देगा। चलिए, या बहुत ज़्यादा ठंडा देगा, ऐसा भी हो सकता है। पौधों और फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है, जैसे कि पाला पड़ जाता है। पाला आपको समझते हैं ना, जब आलू रोपते हैं तो उसमें शीत गिरने लगता है और फिर पाला हो जाता है, आलू खराब हो जाता है। ठीक है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वायु गुणवत्ता मापक, इससे शहर में कितना प्रदूषण हो रहा है आपके जगह पे वायु का, ये पता लगाया जाता है। ठीक, वायु प्रदूषण में प्रदूषकों की सुरक्षित सीमा निर्धारित की जाती है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। अब आ जाता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण। तो देखिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कुछ उपकरण दिए गए हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में आपको मिल गया काम। अब क्या, फैक्ट्री में रहिएगा, मान लीजिए आप ऑफिसर में हैं, ठीक, ऑफिसर ग्रेड में हैं, तो आपका जो रूम होगा वहाँ पे तो पूरा धुआं होगा। तो क्या आप धुआं वाला रूम में रहिएगा? नहीं, कुछ यंत्र लगाए जाते हैं आसपास में ताकि वहाँ पे पॉल्यूशन को कम किया जा सके। पहला आता है क्या यहाँ पे, साइक्लोक्लोन सेपरेटर। ये क्या होता है? साइक्लोन सेपरेटर, ये वायु से बड़े धूल कणों को हटाकर, ठीक है, वायु से बड़े धूल कणों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ इसको। मैं जानता था कि यंत्र होता है, मशीन होता है जो कि वायु को कंट्रोल करता है, वायु एयर कंट्रोलिंग डिवाइस, बस नाम मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर। ओके, दूसरा आ जाता है, ये क्या है? तो इसको बोलते हैं स्क्रूबर। ठीक है, स्क्रूबर बोलिएगा, स्क्रूबर। ये क्या करता है? गैसों को तरल से गुजारकर
प्रदूषकों को हटाया जाता है। मतलब जो गैस होते हैं उसको किसी लिक्विड फॉर्म से पार करते हैं, किसी लिक्विड फॉर्म से, और फिर उसके जो प्रदूषक खराब तत्व होता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, स्क्रूबर हिंदी में लिख लीजिएगा। तीसरा आ जाता है, नाम भी अजीब अजीब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अरे यार इतना बड़ा नाम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये थोड़ा सा लंबा वर्ड हो जाता है। तो ये क्या करता है, विद्युत आवेश का उपयोग करके धूल कणों को हटाता है। अच्छा, कोई भी आप एक मशीन का यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे। सबसे फेमस है फिल्टर्स। ये फिल्टर्स क्या होता है, गैसों में मौजूद सूक्ष्म कणों को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है, तो विद्युत आवेश का उपयोग करके धूल कणों को हटाना। ठीक, या फिर वायु से बड़े कणों को हटाने के लिए उपयोग। आप चारों को लिख सकते हैं कि जो ये क्या है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले डिवाइस हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के डिवाइस है। सबसे आम फैक्ट्री में फिल्टर्स लगाए जाते हैं, गैसों में मौजूद सूक्ष्म कणों को रोकने के लिए फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, अलग अलग गैस जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाते हैं, जो गैस पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। और एक बार बताइए भैया, जो गैस, जितने प्रकार के गैस पृथ्वी का तापमान बढ़ाएगा तो उसको बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, तो ये सब जितना है, CH4 ऑन NH3 अमोनिया होता है ना, CH4 किसका है जी, मीथेन गैस। ये सब क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी का तापमान को बढ़ा रहा है। परिणाम क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो मौसम परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जो छोटे छोटे महाद्वीप हैं वो डूब जाएंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी कहाँ से प्रदूषण हो रहा है, तो इसको हम लोग बात कर लिए। ठीक, जल को आप शुद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार। इसमें ठोस कणों को हटाने के लिए फिल्टर लगाएंगे। सेकेंडरी सोर्स क्या है, सूक्ष्मजीवों की सहायता से जैविक पदार्थों का विघटन करेंगे। और फिर तीसरा स्रोत क्या है, तीसरा उपाय, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि उन्नत रासायनिक और भौतिक तकनीकों द्वारा जल को शुद्ध करना, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी मशीन के द्वारा जल को शुद्ध करना। जैसे आप बोल सकते हैं घर में हम लोग RO लगाते हैं तो वो भी थर्ड में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है यूट्रोफिकेशन। जब मैंने बता दिया कि जब जल में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, ठीक है, और शैवाल क्या होता है, शैवाल उसमें आ जाते हैं, और फिर जल का जो उसमें ऑक्सीजन होता है उसको कम किया जाता है। ठीक, तो इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नवीकरण ऊर्जा के बारे में बात कर लिए, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक, और अनवीकरणीय ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, LPG, ये सब हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा। अब आता है यूनिट 3 जिसमें हम लोग कुछ डेट वगैरह याद करेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा ई कचरा क्या है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाला कचरा, जैसे कि मोबाइल से जो कचरा उत्पन्न हो रहा है। अब बोलिएगा मोबाइल से क्या कचरा उत्पन्न हो रहा है, देखिए ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन से उत्पन्न। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाले कचरा को ई वेस्ट कहा जाता है या ई कचरा कहा जाता है। इसमें मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, गैजेट्स हो गए, ठीक है, जितने भी प्रकार के आप बोल सकते हैं। इसमें शीशा और पारा जैसे विषैले तत्व होता है जो रेडिएशन को बढ़ाता है और मेंटल रोग देता है, मेंटल डिजीज। इसके कारण हमारे आँख भी खराब हो रहे हैं आजकल। दूसरा, मानसिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, हालांकि ये उतने खतरनाक नहीं हैं जितने कि लोग खतरनाक होते हैं। खाना आजकल का सबसे ज़्यादा खतरनाक है। खाना, खाना पे कंट्रोल कीजिए। फास्ट फूड मत खाइए दोस्त, प्लीज़। पास्ता मत खाओ, मैगी मत खाओ, ये सब क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा मत खाओ। ठीक है, पोल्ट्री फार्म मत खाओ। ठीक, खाना है तो देसी मुर्गा खाइए, देसी मुर्गी खाइए, कटोरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, पोल्ट्री का अंडा भी मत खाओ, मुर्गी का अंडा खाओ, बतख का अंडा खाओ। खाना है तो देसी चीज़ खाओ ना यार। ठीक है, चलिए,
प्लास्टिक कचरा क्या है? और एक चीज़, प्लीज़ चीनी मत पियो। चाय पीना ही है तो गुड़ का पियो, चीनी काहे लिए पी रहे हैं यार। तो प्लास्टिक कचरा क्या है? प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जिसको सूक्ष्मजीव नहीं सड़ा गला पाते हैं। इसको रीयूज करना होगा। यह पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है और अगर ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन की उर्वरता को भी कम करता है, नष्ट करता है। आपको मालूम है, समुद्री जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है माइक्रो प्लास्टिक। ये क्या होता है माइक्रो प्लास्टिक? प्लास्टिक के अत्यंत छोटे छोटे कण, एकदम पतला सा, ये जल और भोजन के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, पानी के माध्यम से, ठीक है। और पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से हमारे अंदर आ जाते हैं। आपने याद होगा, आपने कभी न कभी गर्म गर्म प्लास्टिक में एकदम छोला लिया होगा, गर्म गर्म प्लास्टिक में उसको रबड़ में पैक करके आपका छोले वाला दे देता है, और घर आके फिर उस प्लास्टिक से आप छोला को कटोरी में रखते हैं या थाली में, और फिर उसको खाते हैं। समोसा रहेगा चाहे कचौड़ी रहेगा, जो भी रहता है। तो प्लास्टिक में जब भी आप गर्म पदार्थ कुछ लेते हैं ना, गर्म छोला ले लिए, चाहे गर्म कुछ कचौड़ी ले लिए, चाहे गर्म सिंगौड़ा ले लिए प्लास्टिक में, तो वो करक के लटक जाता है, करक जाता है प्लास्टिक, ठीक है। करकने के बाद लटक जाता है और वो आपके फिर अंदर जाता है, जो कि हार्ट में ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है। तो ये हानिकारक होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक के अत्यंत छोटे कण ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर बाद में ये हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं, ठीक, कैंसर का कारण बन सकते हैं। अगर लगातार ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायो रेमेडीज। सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्रदूषक को हटाने की प्रक्रिया को बायो रेमेडीज कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइटो रेमेडिएशन। अरे बाप रे, फाइटो रीमेडिएशन इसको बोलते हैं। फाइटो रीमेडिटेशन क्या है? रीमेडिटेशन नहीं, रीमेडिएशन। चलिए, तो पौधों की सहायता से मिट्टी और जल के प्रदूषण को हटाना। किसकी सहायता से? अगर पौधों की सहायता से हम हटा रहे हैं मिट्टी और जल के प्रदूषण को, तो इसको बोलते हैं फाइटो रीमेडिएशन, ओके। अब यहाँ पे कुछ कानून है जिसको आपको याद करना होगा। सबसे पहला है पर्यावरण कानून, ठीक है, वाटर एक्ट, ठीक है। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जल प्रदूषण कानून कब बनाया गया? 1974 में। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कब बनाया गया कानून? 1974 में जल प्रदूषण कानून बनाया गया, ओके। नेक्स्ट आता है 1981। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए वायु प्रदूषण कानून कब बनाया गया? 1981 में। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 1981 में वायु प्रदूषण कानून बनाया गया। अब आ जाता है आज से 50 साल पहले। यार 50 साल पहले इतना गाड़ी भी नहीं था, ठीक है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अब कानून नया बनना चाहिए। 50 साल हो गया ना, तो कानून बहुत कुछ चेंज हो गया 50 साल में, बहुत कुछ। उस टाइम पे बैलगाड़ी चलता था, ठीक है, गरु गाड़ी। और फिर गाते थे ए गुंजा, गाना तो सुने ना, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठहरे ठहरे ये। चलिए, नदिया के पार का सॉन्ग है, आप लोग देखे नहीं मालूम नहीं, नदिया के पार। तो उसमें बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी मैं भी चढ़ा हूँ यार। अभी भी हम लोग के गांव में बैलगाड़ी वगैरह चलता है, आप लोग के भी गांव में चलता ही होगा धान उन के टाइम में। पर्यावरण संरक्षण का व्यापक कानून कब बनाया गया? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया। तीन को याद करना है। जल प्रदूषण 1974 सबसे पहले, उसके बाद वायु प्रदूषण 1981, पर्यावरण प्रदूषण 1986, ओके। अब आ जाता है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास, सतत सतत विकास लक्ष्य, ठीक। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें 17 प्रकार के लक्ष्य रखे गए हैं। कितने? 17 को लक्ष्य, मतलब 17 को एम हासिल करना है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास। 17 को लक्ष्य क्या क्या है भैया? तो 17 को अलग अलग प्रकार के लक्ष्य है। जैसे बताइए एक बार नाम। जैसे विश्व में भूखमरी कम करना है, वायु प्रदूषण को कम करना है, ठीक है, अशिक्षा को कम करना है, इस तरह से बहुत सारा लक्ष्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया। अब क्विक रिवीजन एक बार, इतना पढ़ा दिया और हमको पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। चलिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं
लॉन्ग आंसर टाइप वाला पढ़ लीजिएगा, और सारा का सारा आपको ज्ञान सागर ऐप पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सारा पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? ज्ञान सागर ऐप में। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। ठीक है, और सेक पेपर का ऑलरेडी वीडियो डाल दिया गया है। बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मुझे यकीन है बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और एग्ज़ाम के बाद अभी नहीं, लास्ट दिन में क्वेश्चन मांगूंगा आपसे। ठीक है, इस नंबर पे अपना क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिएगा, कल भी कर दीजिएगा, 89 86 60 75 41। क्वेश्चन पेपर कल का सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जोहार।